हेलो एंड हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन। जैसे अपने पिछले लेक्चर में सीबीएसई के द्वारा इशूड सैंपल पेपर ऑफ 2025-2026 का सेक्शन ए डिस्कस किया था, उसी तरह इस लेक्चर में हम लोग सेक्शन बी ऑफ दैट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने का सबसे प्रॉपर तरीका क्या है, जैसे ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो, एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर ले, उसके बाद आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, देन आप मेरे साथ आगे फॉलो अलोंग कर सकते हैं। इससे हमें यह भी पता चलेगा कि हमारा लेवल क्या है और हमें क्वेश्चंस सॉल्व करना आ रहे या नहीं आ रहे। तो फटाफट से नोटबुक पेन उठा ले, वीडियो पॉज करे, ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो प्रोपोगेशन कहां पे है, जो हम लोग को प्रोपोगेशन दिया है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में दिया है। ठीक है, ये हम लोग को पता चल रहा है। ओके, और हम लोग को बोला गया जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या गिवन है, बी नॉट गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट गिवन है। बी नॉट हमको 510 नैनो टेस्ला गिवन है। नैनो माने 10⁻⁻19। ठीक है, अगर हमें बी नॉट पता है तो हम ई नॉट निकाल सकते हैं। ई नॉट की वैल्यू होती है सी बी नॉट। सी की जगह पे हम लिखेंगे 3 × 10⁸ इंटू 510 इंटू 10⁻⁻19। ओ -9, 19 नहीं, नैनो मतलब -9 होता है। ठीक है, तो 510 इंटू 10⁻⁻9। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा 153 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, 153 न्यूटन पर कूलम हम लोग को ई नॉट का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। हमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ओमेगा। ओमेगा अपने को गिवन है 60 इंटू 10⁻⁶। हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, E = E नॉट, फिर आता है साइन, फिर आता है ओमेगा टी माइनस kx। हम लोग को पता है साइन ओमेगा टी माइनस kx, ये अपना फॉर्मूला होता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ने माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि अपने पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि अपने पॉजिटिव x एक्सिस में जा रहे हैं तो यहाँ माइनस आएगा। अगर नेगेटिव x एक्सिस में जाते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव आता है। ये बात का हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ई नॉट की जगह पे 153 लिख देंगे, साइन ओमेगा की जगह पे 60 इंटू 10⁻⁶ लिख देंगे, और k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। k इज योर वेव नंबर। k का फॉर्मूला होता है ω/c। सो ओमेगा की जगह पे हम 60 इंटू 10⁻⁶ लिख रहे हैं, c की जगह पे 3 इंटू 10⁻⁸ लिख रहे हैं। 3 की वैल्यू 20 सा हो जाएगा और ये 10⁻⁸ ऊपर जाके 10⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है, सो हम लोग ω/c से k का वैल्यू निकाल सकते हैं। 20 इंटू 10⁻⁻2, इसका मतलब 0.2। सो 0.2x यहाँ पे आपका ये बन जाएगा। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। ये हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा फेमस सवाल है। हम लोग को बोला गया है कि हमें ये ग्राफ दिखाया जा रहा है जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट के वर्सेस पे ग्राफ है। वी नो दैट टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज = EMF माइनस IR, है कि नहीं। टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है EMF माइनस IR। कैपिटल R आता है यहाँ पे। कैपिटल R इज योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस ही आता है, स्मॉल r ही आता है, वेयर स्मॉल r इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। टर्मिनल वोल्टेज = I माइनस IR प्लस E। ये इस फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं क्योंकि Y = MX प्लस C होता है, हमें पता है। जहां पे हमारे y एक्सिस पे हम लोग ने किसको रखा है, टर्मिनल वोल्टेज को रखा है। x एक्सिस पे अपने ने किसको रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस को रखा है। तो हमारे जो स्लोप हो जाएगा, अच्छा हम लोग ने x एक्सिस पे है ना, यहाँ पे करंट को रखा है। सो हम लोगों ने करंट को रखा है x एक्सिस पे, राइट। x एक्सिस पे हमने करंट को रखा है। अब स्लोप की वैल्यू क्या होगी, देखो करंट हमारा x एक्सिस पे है तो ये जो बचा हुआ होगा ना, ये आपका स्लोप हो जाएगा। So their slope would be -r and your intercept c जो होगा वो आपका EMF के बराबर हो जाएगा। हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया EMF कैलकुलेट करके बताओ। EMF इज इंटरसेप्ट ऑफ अवर ग्राफ। हमारे ग्राफ का इंटरसेप्ट है EMF। सो इसका इंटरसेप्ट तो ये रहा,
तो जो हमारा इंटरसेप्ट है वो ईएमएफ है, और ईएमएफ हमको क्या देखने को मिल रहा है, 6 वोल्ट देखने को मिल रहा है। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा वो 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को देखना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारे ग्राफ के स्लोप का नेगेटिव। सो सबसे पहले हमारे ग्राफ का स्लोप निकाल लेते हैं। लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट एज 0,6, लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट एज 12,0। वी हैव 2 पॉइंट्स, तो अपने स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। किसी को भी y2 किसी को भी y1 अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस वाले को y1 y2 मान लेता हूँ, और इस x1, इस वाले को x1 y1 मान लेता हूँ, इस वाले को x2 y2 मान लेता हूँ। तो हमको y2 माइनस y1 करना है 6 माइनस 0, हमें x2 माइनस x1 करना है 0 माइनस 12, तो 6 बाय माइनस 12, तो आपका स्लोप -1/2 आ जाएगा। जो हमारा स्लोप है वो माइनस में इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है, ऐसा गिवन है या ऐसा हमने खुद ढूंढा है, बराबर। तो -1/2 इज इक्वल टू माइनस आर। आर की वैल्यू आपको जो देखने को मिलेगी वो हाफ देखने को मिल जाएगी, बराबर बात है। तो आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो यहाँ पे हाफ हो जाएगा। और जो हमारा ईएमएफ है जो हमें फाइंड करने को बोला था, दैट इज योर 6 वोल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला गया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट इन द सर्किट। ठीक है, सो जो भी आपको फॉर्मूलाज पता है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है। सबसे पहले हम लोग को पता है जो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आई कैपिटल आर होता है। जैसे टर्मिनल वोल्टेज का एक और फॉर्मूला होता है ई माइनस आई स्मॉल आर, बराबर बात है। ये जो कैपिटल आई आर है, आई कैपिटल आर है, उसको यहां लिख देता हूं, ये माइनस आई आर को इधर लेके आ जाता हूं और आई कॉमन निकाल लेता हूं। तो यहां से आपको आई का वैल्यू मिल जाएगा ई बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो एक ये फॉर्मूला हम लोग को पता है। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करिए, ईएमएफ की बात करिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात करिए और करंट की बात करिए, तो ये वाला फॉर्मूला जो है ये आपको डिराइव करना था। ठीक है, दिस इज फॉर विजुअली इंपैर्ड कैंडिडेट्स, बट मैंने ट्राई किया है कि जो भी सैंपल पेपर के क्वेश्चन है वो सारे ही सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक काफी बढ़िया सवाल है जो एक कंसेप्चुअल सवाल है। लेट्स सी, हमको क्वेश्चन में बोला गया है अ चार्ज Q इज प्लेस्ड इनसाइड अ स्फीयर ऑफ रेडियस A। सो हमारे पास एक चार्ज है जिसको हम लोग ने एक स्फीयर के अंदर प्लेस किया है, जिसका जो रेडियस है वो A है। ठीक है, हमारे पास चार्ज Q है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे नजर रखने वाली ये है कि अ स्फीयर इज फिल्ड विथ वाटर। तो ये जो हमारा स्फीयर है वो पानी के साथ भरा हुआ है, ऐसा आपने को बोला गया है। अ स्फीयर इज फिल्ड विथ वाटर एंड अनदर चार्ज 2Q इज प्लेस्ड इनसाइड अ क्यूब। अब यार ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि ये क्यूब है। ठीक है, 3D नहीं बना रहा हूं, ऐसा अज्यूम कर लो कि ये क्यूब है। क्यूब के अंदर जो है हम लोगों ने चार्ज 2Q प्लेस किया है और जो क्यूब का साइड है वो 2A है और इसमें वैक्यूम ही है। सो यहाँ पे हम लोग को बोला गया है इस वाले केस में वैक्यूम है, पानी नहीं। ठीक है, अब हम लोग को बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद दैट ऑफ स्फीयर टू लिंक विद दैट ऑफ क्यूब। एंड हम लोग को बोला गया रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर 80 गिवन है। रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है EM बाई E0, वो आपको 80 गिवन है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। और आपको दोनों के फ्लक्स का रेशियो कैलकुलेट करना है। अब देखो पहले वाला जो फ्लक्स है वो निकाल रहे थे फटाफट। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q इंक्लूडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। उसका रेडियस से या साइड से कोई लेना देना नहीं है। Q इंक्लूडेड की जगह पे अपने क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं और अपॉन में क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। एप्सिलॉन नॉट की जगह पे भी हम लोग को EM लिखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे वैक्यूम नहीं, यहाँ पे वाटर है, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे EM। दिस इज योर फ्लक्स 1। इस वाले केस में अगर मैं फ्लक्स 2 निकालूं तो Q इंक्लूडेड कितना है, 2Q है, और एप्सिलॉन नॉट की जगह पे अपने एप्सिलॉन नॉट ही लिखने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज फ्लक्स 1 एंड फ्लक्स 2। अपने को दोनों फ्लक्स मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों फ्लक्स का रेशियो निकालना है। सो फ्लक्स 1 इज Q बाय EM, फ्लक्स 2 इज 2Q बाय E0, बराबर बात है। देखो Q और Q कट जाएगा, Q और Q कट जाएगा, 1/2 बाहर बचेगा, ये E0 ऊपर चला जाएगा, E0 बाय EM हो जाएगा। अच्छा देखो हम लोग को EM बाय E0 का वैल्यू पता है 80, तो E0 बाय EM क्या हो जाएगा, 1/80। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1/2 इंटू 1/80, दैट वुड बी 1/160। ठीक है, आई गेस आप लोग को ये चीज क्लियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी सवाल है और अगेन
हम लोगों को ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत फेमस सवाल भी है। हमको क्वेश्चन में बोला है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल थिन वायर्स करंट कैरिंग वायर्स एंड ऑल्सो डिफाइन 1 एम्पियर। सो देखो दो वायर होती है जब जिनमें करंट जा रहा होता है, तो वहां पे फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई डी, बराबर बात है। अगर मैं ये L को नीचे ले जाऊं, F बाई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी, बराबर बात है। म्यू नॉट की जगह पे 4 पाई इंटू 10⁻⁷ लिख देता हूं। अच्छा एक्सप्रेशन ये है, अब हम लोग को वो 1 एम्पियर डिफाइन करना है ना, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा देखेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट की जगह पे लिख देता हूं 4 पाई इंटू 10⁻⁷ I1 I2 बाई 2 पाई डी, ठीक है। ये पाई और ये पाई कट जाएगा, 2 की टेबल में 2 हो जाएगा। ओके सो यहाँ पे देखो क्या आएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये जो नीचे वाला डी है उसको सामने भेज देते हैं, और ये जो 2 इंटू 10⁻⁷ है उसको नीचे भेज देते हैं। अच्छा अब है ना हम लोग को 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। अगर मैं करंट को चाहता हूं कि 1 हो जाए, मतलब सामने जो भी है वो सब कट हो जाना चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, लेंथ को 1 ले लूंगा, डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स को 1 ले लूंगा, और फोर्स को क्या ले लूंगा, ये 2 इंटू 10⁻⁷, ताकि ये और ये कट जाए, ये और ये कट जाए और 1 आ जाए। सो यही डेफिनेशन होती है। देखो डेफिनेशन पढ़ते हम लोग को क्या गिवन है, देखो डिफाइन क्या होता है, thus we define ampere as the current flowing in each conductor separated by a unit distance, they are separated by a unit distance, मतलब d का जो वैल्यू है वो 1 है, मतलब d का वैल्यू 1 है, separated by a unit distance so that one conductor applies a force of 2 into 10⁻⁷, जो फोर्स है वो मेरा 2 into 10⁻⁷ कर लूं अगर मैं on a unit length of another parallel conductor, on a unit length of other parallel conductor, मतलब क्या हुआ, जो L है वो 1 है। सो अगर मैं L को 1 कर दूं, D को 1 कर दूं, फोर्स को 2 इंटू 10⁻⁷ कर दूं, तो ये सब कट होके I1 I2 इज इक्वल टू 1 बच जाएगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अपने फटाफट से, बहुत इजी, अगेन वेरी इजी। सेक्शन बी जो है वो बहुत इजी बनाया है, रीजन बीइंग सेक्शन ए में हम लोग को बहुत अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिले थे, सेक्शन बी में वो ही सारे क्वेश्चन है जो आप थ्रू आउट द ईयर आपको टीचर्स बोलते होंगे कि ये अच्छे क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दे, ऐसा। सो हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है ड्रॉ अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द बिहेवियर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। हमें पता है जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है, सो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता हुआ बना देंगे। और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट तो नहीं, बस वीकली अट्रैक्ट करता है। सो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो उसके अंदर से जाने का ट्राई करेगी। सो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोग को क्या बोला है, स्टेट लिखा है, स्टेट गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो हम लोग को गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म को स्टेट करना है। हेंस फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द स्फीयर एनक्लोजिंग अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। बहुत इजी है। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या कहता है कि कोई भी क्लोज सरफेस की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो हमेशा 0 होता है। तो गॉस लॉ स्टेट्स दैट नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड अ क्लोज्ड 3D सरफेस इज ऑलवेज 0, ठीक है। ये गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स स्टेट करता है। और हमको बोला है फिर ये मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करके बताइए थ्रू अ स्फीयर एनक्लोजिंग अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। हमें पता है सोलेनॉइड जो है वो एक बार मैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है, तो अगर हम स्फीयर के अंदर एक बार मैग्नेटिक को रख देते हैं, बार मैग्नेट को रख देते हैं, तो जितनी लाइन स्फीयर से बाहर जाएगी उतनी लाइन स्फीयर के अंदर आएगी, तो जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा 0 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते चलिए। हाउ डज इम्पैक्ट पैरामीटर इफेक्ट द ट्रैजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय अ हेवी न्यूक्लियस। बहुत इजी सवाल है। अगेन देखो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर वो डिस्टेंस होता है जो न्यूक्लियस के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर, जिससे हम
अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस की तरफ फेंकते हैं या बॉम्बार्ड करते हैं। अच्छा, ये इंपैक्ट पैरामीटर मिनिमम कब होगा? जब अल्फा पार्टिकल यहीं आ जाए। जब अल्फा पार्टिकल यहां आ जाता है तो जब वो पूरा न्यूक्लियस को कोलाइड करता है और रिटर्न बैक कर जाता है कि नहीं? सो व्हेन impact parameter is minimum, when impact parameter is minimum, scattering angle is maximum. Scattering angle is maximum, that is 180 degrees, है कि नहीं? impact parameter जब 0 होता है तब scattering angle maximum होता है जो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब इससे हमें यह समझ में आता है कि जो इंपैक्ट पैरामीटर है वो स्कैटरिंग एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? जैसे जैसे आप इंपैक्ट पैरामीटर को कम करते जाओगे वैसे वैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ता जाएगा, बिकॉज अल्फा पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी टू कोलाइड विद द हेवी पार्ट ऑफ न्यूक्लियस बढ़ जाएगी। बराबर है? तो हमको बोलता क्या इंपैक्ट पैरामीटर से ट्रेजेक्टरी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो बिगर या लार्जर द इंपैक्ट पैरामीटर, मैं बी लिख देता हूं, लार्जर इंपैक्ट पैरामीटर रिजल्ट्स स्मॉलर स्कैटरिंग एंगल, स्मॉलर स्कैटरिंग एंगल, और लार्जर इंपैक्ट पैरामीटर से स्मॉलर स्कैटरिंग एंगल होता है, और स्मॉलर इंपैक्ट पैरामीटर रिजल्ट्स इन लार्जर स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, तो ये अपने को देखने को मिल गया। बराबर बात है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर फॉर हेड ऑन कोलिजन ऑफ अल्फा पार्टिकल विद द न्यूक्लियस? तो जब हेड ऑन कोलिजन होता है तब इंपैक्ट पैरामीटर का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, सो ये हम लोग को बोला गया क्योंकि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हम लोग को बोला गया है प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ lambda versus 1 by root v, where v is the accelerating potential for a particle of mass m and charge q. Obtain the slope of the graph. Again a very easy question. section b काफी easy बनाया है, 10-15 मिनट में तो आप सारे क्वेश्चंस लिख के आगे बढ़ सकते हो। सो देखेंगे, हमको क्वेश्चन में बोला गया है डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, वो होता है लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन एम बी होता है, h अपॉन एम बी, राइट? इधर h अपॉन मोमेंटम होता है, मोमेंटम की जगह पे हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 2mqv। बराबर बात है। अब है ना, क्या करना है, ये जो लैम्बडा है ये h अपॉन रूट 2mq को अलग कर देते हैं और 1 अपॉन रूट v को अलग कर देते हैं। हम लोग ने लैम्बडा को y एक्सिस पे रखा है, हम लोग ने 1 अपॉन रूट v को x एक्सिस पे रखा है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के हिसाब से ये वाली जो चीज बन जाती है ये हमारी स्लोप बन जाती है। और y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्मूला लगा पा रहे हैं, इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा? इसका मतलब ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। सो हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो हमारा स्ट्रेट लाइन होने वाला है, जहां पे ये लैम्बडा है, जहां पे ये 1 बाय रूट वी है, और जहां पे ये स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो है आपका h अपॉन रूट 2mq। बराबर बात है। तो यहाँ पे हमारा जो स्लोप हो जाएगा वो h अपॉन रूट 2mq हो जाएगा। आई होप सो ये वाला जो सेक्शन है वो आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप लोगों ने मेरे साथ सारी चीजें फॉलो अलोंग करके अच्छे से लिखी होगी। आई गेस सबको सब समझ आया है। इसी के साथ हमारे आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।